हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टडी IQ। सो आज हम डिस्कस करेंगे हमारा जियोमॉर्फोलॉजी एंड सोलर सिस्टम का पार्ट नंबर 9 और इस वीडियो को लेके आ रहा हूँ मैं। मेरा नाम है डॉक्टर विपन गोयल। ये हमारा 10,000 MC कोर्स का पार्ट है जो हम फिजिकल ज्योग्राफी में डिस्कस कर रहे हैं। मेरे 2 पेड कोर्सेज 10,000 MC कोर्स ऐसे GS कोर्स आता है, आप परचेज़ कर सकते हैं स्टडी IQ ऐप के ऊपर और जो है वेबसाइट के ऊपर भी आप देख सकते हैं studyIQ.com पे। अगर कोर्सेज अच्छे लगें तो दोस्तों को भी बताएं। जियो स्टेशनरी ऑर्बिट इज़ एट ए हाइट ऑफ, कितनी हाइट के ऊपर देखने को मिलता है? जियो स्टेशनरी ऑर्बिट जो होता है ये 35,786 किलोमीटर की हाइट के ऊपर एक्चुअल में देखने को मिलता है, लेकिन इसमें ऑप्शन क्या बनेगा? अप्रॉक्सीमेटली 36,000 किलोमीटर। यहाँ पे 3600 लिखा हुआ है, यहाँ पे 36,000 है, कंफ्यूज मत हो जाना। आंसर इसमें क्या बनेगा? डी ऑप्शन बनेगा। और अगर माइल्स में पूछा तो 22,300 माइल्स के ऊपर छोड़ा जाता है। जियो मतलब अर्थ, स्टेशनरी मतलब अर्थ को स्टेशन मान के। जैसे आपकी अर्थ रोटेट करती है वैसे ही जियो स्टेशनरी ऑर्बिट भी जो है आपका रोटेट करती है सैटेलाइट, और ये होती है आपकी जो सैटेलाइट्स होती हैं ये वेस्ट टू ईस्ट मूव करती हैं और एक जो चक्कर है 24 घंटे में लगाती हैं अर्थ के अराउंड। आंसर इज डी ऑप्शन। द लैटिट्यूड ऑफ ए प्लेस एक्सप्रेस इट्स एंगुलर पोजिशन रिलेटिव टू द प्लेस ऑफ। जो आपका लैटिट्यूड होता है वो एक एंगुलर एक पोजीशन होती है, किसके रिलेटिव? तो वो आपकी जो पोजीशन होती है वो इक्वेटर के रिलेटिव होती है, क्योंकि इक्वेटर जो होता है यहाँ पे ये क्या होता है 0 डिग्री, जिसे आप ग्रेट सर्कल कहते हैं। और यहाँ से ही आपका जो भी कोई भी होगा वो कितने डिग्री के ऊपर होगा? 1 2 3 4 इस तरीके से वो हम इक्वेटर से दिखाते हैं और वो लैटिट्यूड होता है, ये याद रखना। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। और आपका नॉर्थ पोल की बात करें तो 90 डिग्री नॉर्थ के ऊपर आता है, साउथ पोल की बात करें तो 90 डिग्री साउथ के ऊपर देखने को मिलता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर। क्लियर, बी ऑप्शन। एक चीज़ आपको और बताता हूँ, ये क्वेश्चन हम लास्ट सेट में भी हम डिस्कस करके आए हैं कि जो इक्वेटर होता है वो आपका 69 माइल्स, इसको हम एवरेज लेके चलते हैं कि जो 69 माइल्स के आई मीन टू से आपका टिल्टेड होता है। तो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। 69 माइल्स जो आपका इक्वेटर का 0 डिग्री होता है वो एक्चुअली क्या होता है? 69 माइल्स। 0 डिग्री जो है वो कितना है? 69 माइल्स होता है, ये याद रखना, ठीक है। लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था। आंसर इज बी ऑप्शन। ए ग्रुप ऑफ इंटरकनेक्टेड आइलैंड इज नोन एज, उसको हम क्या कहते हैं? आर्कीपेलिगो कहा जाता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। और आइलैंड कंट्री कौन सी है आपकी? इंडोनेशिया, ठीक है, याद रखिए। और बाकी यहाँ पे जैसे ऑप्शन है स्टेट मैंने आपको बताया था क्या होता है कि एक ऐसी वाटर बॉडी जो 2 बड़ी वाटर बॉडी को अलग कर देते, जैसे आपका पाक स्टेट, ठीक है। पाक स्टेट की अगर हम बात करें तो इंडिया और श्रीलंका को तो अलग करता ही करता है, प्लस वाटर बॉडी जो है आपकी अरेबियन सी और बे ऑफ बंगाल को भी अलग करता है। पेनिसुला जैसे आपका जो आपका पेनिसुलर इंडिया, जो हम साउथ इंडिया कहते हैं पेनिसुलर इंडिया है, क्योंकि तीनों साइड से आपका पानी से घिरा हुआ है, उसको हम जो है इंडियन पेनिसुला जो आपका डेट इज़ पेनिसुलर इंडिया हम वर्ड यूज़ करते हैं। लेगून की बात करते हैं तो एक शैलो वाटर होता है, बिल्कुल हल्का सा वाटर होता है, जैसे कोई बड़ी सारी जो है आपकी वाटर बॉडी है उससे थोड़ा सा अलग हो गया किसी रीफ से, कोई बैरियर रीफ बन जाता है, बैरियर आइलैंड बन गया और हल्का सा पानी यहाँ पे है। जैसे कि आपकी लेगून लेक है आपकी चिलिका, जो आपकी सबसे बड़ी लेगून लेक है आपकी उड़ीसा के अंदर। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। ए लैंडस्केप विच इज़ कॉज ड्यू टू द फिशर इन द अर्थ अलॉन्ग विच वन साइड हैज़ मूव डाउन विद रेफरेंस टू अदर इज़ नोन एज। देखिए क्या कह रहे हैं कि अगर हम फिशर की बात कर रहे हैं, अलॉन्ग वन साइड पड़ गया, वो मूव डाउन होने लग गया विद रेफरेंस टू अदर, ये चीज़ जो है ये मूव डाउन होने लगी तो क्या बन जाएगा? तो वो रिफ्ट वैली बनाती है। तो रिफ्ट वैली बनाती है, दरार की घाटी बनाती है। क्यों? क्योंकि क्या होगा कि आपका जो पार्ट होता है वो रिफ्ट वैली और ब्लॉक माउंटेन्स वाला पार्ट सेम होता है, इस तरीके से। क्लियर, ये क्या है कि ये दोनों सरफेस जो हैं, ये तीनों सरफेस जो हैं आपके एक जगह के ऊपर थे, ये नीचे ब्लॉक निकल गया तो इसको हम क्या कहते हैं? ग्रेबन कहा जाता है, ठीक है। और ऊपर वाला पार्ट होता है होस्ट, और ये दोनों जो चीज़ें हैं ये ब्लॉक माउंटेन्स और रिफ्ट वैली का पार्ट बनाते हैं। यहाँ पे आपका फिशर पड़ा फॉल्ट लाइन के अलॉन्ग, तो आंसर इसमें क्या बनेगा? 1 ऑप्शन बनेगा। ए ऑप्शन इज़ द करेक्ट आंसर। और ये लीनियर शेप होता है।
लीनियर शेप्ड लोलैंड देखने को आपको मिलता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। और यू शेप्ड वैली की अगर हम बात करते हैं, यू शेप्ड वैली, ये ग्लेशियर यू शेप वैली बनाता है और उसके बाद जो है वी शेप बनती है और देन उसके बाद हैंगिंग वैली का पार्ट यहाँ पे बना दिया जाता है। यू शेप वैली जो होती है, यू शेप्ड वैली जो होती है ये मेनली आपकी ग्लेशियर के कारण बनती है और वी शेप वैली जो होती है ये हमेशा आपके रिवर के कारण देखने को बनती है, क्लियर, ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। सो यहाँ पे देखिए रिफ्ट वैली जो है डाइवर्जेंट बाउंड्रीज के पास बनेगा। डाइवर्ज मतलब दोनों साइड से डाइवर्ज हो रहा है और नीचे आपका ऐसे ब्लॉक का पार्ट बन गया, तो दैट इज कॉल्ड रिफ्ट वैली, याद रखना है पार्ट आपको। अगला देखते हैं, व्हाट इज द नेम ऑफ द सैंड माउंड फॉर्म्ड बाय द हाई स्पीड ऑफ विंड। सैंड माउंड मतलब क्या होगा कि सैंड जमा हो रही है तो उसको हम क्या कहते हैं, जैसे कि आपने जो राजस्थान वगैरह में देखा होगा आप लोगों ने, तो दून कहते हैं उसको, दून बन जाते हैं जहाँ से आपकी मिट्टी का इकट्ठी हो जाती है और प्रॉपर तरीके से सैंड ड्यून्स बन जाते हैं ऐसे, क्लियर। ये दीज आर द सैंड ड्यून्स, देखा होगा मूवीज़ वगैरह में भी, स्पेक्टेकुलर होते हैं, मतलब देख सकते हैं आप इसको, आपका बड़ा एक अलग सा ही फील आता है देख के कि हाँ ये कैसे होगा, ठीक है। सो ये आपकी जो सैंड ड्यून होते हैं, जैसे हमारी टाइड्स आती हैं उसके ऊपर, बीचेस के ऊपर, तो यहाँ पे हवा पानी द्वारा ऐसी एक तरह की टाइड ही होती हैं और सैंड ड्यून जो होते हैं परमानेंट नहीं होते, हवा दूसरी तरफ आई तो उड़ के और चले जाएंगे दूसरी तरफ। अगला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग सिटी इज़ द कैपिटल ऑफ ए डेजर्ट कंट्री माली। माली जो है आपका देश है तो इसकी कैपिटल बतानी है, इट्स नॉट मेल, इट्स माली, माले, ठीक है। सो माली देश का जो कैपिटल है वो है आपका बमाको। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। दमास्कस है सीरिया की, ठीक है। और आद्रा की बात करते हैं तो ये आपका अमेरिका के वेस्ट पार्ट के ऊपर पड़ता है, ये याद करने की ज़रूरत नहीं है वैसे। अंकारा है आपका टर्की की, तो आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, राइट आंसर बमाको इज़ द करेक्ट वन। द नैरो स्ट्रिप ऑफ लैंड ज्वाइनिंग द टू लैंड मास इज कॉल्ड। देखिए दो लैंड मासिस को जो एक स्ट्रिप ऑफ लैंड जोड़ देती है उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं, इस्थमस। अगर फॉर एग्जांपल पनामा इस्थमस की बात करें तो नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका को जोड़ देता है इस्थमस, क्लियर। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और ये इस्थमस जो होता है ये दो लैंड मासिस को भी जोड़ता है प्लस दो वाटर बॉडीज़ को भी अलग करता है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। केप तो आपको पता है कि गुफा जो लार्ज साइज होती है और वाटर वगैरह एक्सटेंड होता रहता है यहाँ पे। और स्टेट हमने बहुत बार डिस्कस कर लिया, स्टेट क्या होता है कि दो बड़ी वाटर बॉडीज़ को अलग करने वाला जो होता है वो उसे हम स्टेट कहते हैं। पेनिसुला, जैसे मैंने आपको आपका साउथ इंडिया के बारे में बताया था कि वो पेनिसुलर इंडिया है क्योंकि तीनों तरफ जो है आपका पानी से घिरा हुआ है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। इस्थमस, यहाँ पे देखिए जी पनामा इस्थमस की बात हो रही है, यहाँ पे आपका इंडियन जो आपका नॉर्थ अमेरिका और साउथ अमेरिका के जोड़ता है। सो दिस इज़ जो है आपका पनामा इस्थमस। अगला देखते हैं, इनमें से करेक्ट स्टेटमेंट आपको बतानी है कि कौन सी करेक्ट स्टेटमेंट है। बाउंड्री जोन बिटवीन द नॉर्थ अमेरिका प्लेट एंड द यूरेशियन प्लेट एग्जिबिट कंडीशन ऑफ। मतलब क्या होगा कि नॉर्थ अमेरिका प्लेट और यूरेशियन प्लेट के अंदर कौन सी कंडीशंस देखने को आपको मिलती है, तो ये आपके कन्वर्जेंस जोन देखने को मिलते हैं, प्लेट मार्जिन होते हैं। और ये कन्वर्जेंस प्लेट मार्जिन है और ये आपका, अच्छा कंडीशन पूछ रहा है। अगर आपसे, अच्छा ये देखिए ध्यान रखना है, अगर उसने पूछता कि ये क्वेश्चन इस तरीके से पूछता कि इसने क्या बोला है, बाउंड्री जोन बोला है कि बाउंड्री जोन बताइए, तो बाउंड्री जोन तो पड़ता है आपका डाइवर्जेंस, ध्यान रखना बाउंड्री जोन पड़ता है जोन ऑफ डाइवर्जेंस, दिस इज द बाउंड्री जोन, क्लियर। जहां से आपकी जो प्लेट्स होती हैं वो इस तरफ से मूव करती हैं और इस तरफ मूव करती हैं, उसे हम डाइवर्जेंस बाउंड्री जोन कहते हैं। अगर आपसे पूछा कि इनके मार्जिन्स बताइए, प्लेट्स के मार्जिन बताइए, तो वो होते हैं आपके कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स होते हैं, नॉट कन्वर्जेंस, कंस्ट्रक्टिव मार्जिन्स होते हैं। प्लेट के मार्जिन्स होंगे कंस्ट्रक्टिव और जोन बनेगा डाइवर्जेंट, ध्यान रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्लियर। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। और एक चीज़ आपको और बता देता हूं, जो आपका कन्वर्जेंस जोन होता है, कन्वर्जेंस जोन ये वाला पार्ट, ठीक है, कन्वर्जेंस जोन ये बनता है आपका डिस्ट्रक्टिव प्लेट के ऊपर, डिस्ट्रक्टिव प्लेट के ऊपर बनता है, जहां पे दो प्लेट्स जो आके आपस में बीच में कोलाइड करती हैं, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्लियर। जहां पे कोलाइड करेंगे वहां पे कन्वर्जेंस होगा और आपके डिस्ट्रक्टिव प्लेट्स मार्जिन बनेंगे, और यहां पे आपका जो है कंस्ट्रक्टिव प्लेट मार्जिन होगा, वहां पे आपका डाइवर्जेंस प्लेट मार्जिन देखने को मिलेंगे, बाउंड्री जोन देखने को आपको मिलेगा। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन इज द राइट वन।
विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रेजेंट इन द लार्जेस्ट अमाउंट इन द टर्म्स ऑफ परसेंटेज बाय मास इन द अर्थ क्रस्ट। अर्थ क्रस्ट के अंदर जो है परसेंटेज ऑफ मास में कैसे देखने को मिलता है, तो आंसर इसमें क्या बनेगा आपका, ऑक्सीजन इज द करेक्ट आंसर। ऑक्सीजन इज द राइट वन, ऑक्सीजन। क्लियर, क्योंकि अगर हम बात करें एलिमेंटल फॉर्म में अर्थ क्रस्ट में मिलता है आपको ऑक्सीजन, दूसरे नंबर पे मिलता है आपको सिलिकॉन, तीसरे नंबर पे मिलता है एल्यूमिनियम, चौथे पे आयरन और पांचवें पे कैल्शियम देखने को मिलता है। एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा मेटल देखने को मिलता है, अगर आपसे पूछा मेटल तो आपका एल्यूमिनियम आता है, एलिमेंटल फॉर्म में एल्यूमिनियम तीसरे नंबर पे आता है। यहाँ पे देखो ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन और कैल्शियम। अगर ऑक्सीजन, एलिमेंटल, सिलिकॉन देन ये। अगर मेटल पूछा कि सबसे ज़्यादा मेटल कौन सी मिलती है तो आपका बनेगा आंसर एल्यूमिनियम। सेकंड मेटल पूछा तो आपका आयरन बन जाएगा। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। अगला देखते हैं, इनमें से ट्रू बताना है रिगार्डिंग द क्रस्ट ऑफ द अर्थ। क्रस्ट ऑफ द अर्थ के लिए रिगार्डिंग इनमें से कौन से पॉइंट आपके बिल्कुल सही आते हैं। इट इज़ द आउटर थिन एरिया एंड ए टोटल थिकनेस ऑफ अबाउट 100 किलोमीटर। इसकी जो मोटाई है, थिकनेस है, वो 100 किलोमीटर के आसपास चली जाती है, ये बिल्कुल पॉइंट सही है। ये आपका अर्थ वॉल्यूम का 0.5% जो है कैरी करता है, फॉर्म करता है, ये भी पॉइंट सही है। जो क्रस्ट होती है आपकी आउटर कवरिंग की, वो आपकी सेडिमेंट्री मटेरियल की बनी होती है, ये गलत है। सेडिमेंट्री की ना बन के मेनली आपकी इग्नियस रॉक्स की बनी होती है, अग्न्याय चट्टानों की बनी होती है, ये गलत है। ठीक है, और फिर उसके बाद है द लोअर लेयर ऑफ द क्रस्ट कंसिस्ट ऑफ द बसाल्टिक एंड द अल्ट्रा बेसिक रॉक्स। ये भी आपका पॉइंट सही है। तो मतलब 1, 2, 4 क्या बनेंगे आपके करेक्ट आंसर बनेंगे, इसमें सी ऑप्शन बनेगा। नो डाउट कि सेडिमेंट्री भी होती है, लेकिन मेनली आपकी इग्नियस अग्न्याय चट्टानें देखने को मिलती हैं। सो आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा करेक्ट आंसर। सी ऑप्शन इज द राइट वन। क्लियर, याद रखना। और इसकी थिकनेस जो है 100 किलोमीटर लिख तो दिया हमने, 70 to 100 किलोमीटर के आसपास देखने को मिलती है। 0.5 से 1% वॉल्यूम के अकॉर्डिंग, और अर्थ मास का भी 1% देखने को आपको मिलता है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट। क्लियर, चलते हैं आगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं, देखिए जी, कॉन्टिनेंटल क्रस्ट जो है आपकी ग्रेनाइटिक है, ओशियानिक क्रस्ट आपकी बसाल्टिक देखने को मिलती है। सो दिस इज द कोर वाला पार्ट एंड दैट्स इट। अगला देखिए क्वेश्चन क्या कहता है, बसाल्ट इज ए फाइन ग्रेन्ड एंड डार्क कलर्ड इग्नियस रॉक विच इज़ फाउंड बिलो द अर्थ सरफेस। पहली बात तो बसाल्ट जो है आपकी बाहर देखने को मिलती है, इग्नियस रॉक तो है बिलो द अर्थ सरफेस नहीं देखने को मिलती, ऊपर देखने को मिलती है, क्योंकि बसाल्ट जो है आपकी एक्सट्रूसिव रॉक है। एक्सट्रूसिव का मतलब बाहर की साइड पे, तो ये पॉइंट आपका गलत हो गया। दूसरा पॉइंट देखते हैं, द रेट ऑफ द कूलिंग एंड द सॉलिडिफिकेशन ऑफ मैग्मा इनसाइड द अर्थ इज वेरी स्लो। यानी कि कूलिंग भी होना और सॉलिडिफाई भी होना मैग्मा का अंदर अर्थ के, वो बहुत स्लो होता है। ये पॉइंट आपका बिल्कुल सही है। पहला गलत, दूसरा सही, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। असर्शन जो है फॉल्स होगा और रीजन आपका ट्रू हो जाएगा, तो आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। ए इज फॉल्स, आर इज ट्रू। नंबर इंडिकेटिंग द इंटेंसिटी ऑफ द अर्थक्वेक ऑन ए रिक्टर स्केल। रिक्टर स्केल से हम इंटेंसिटी मापते हैं, तो ये किसके कितने बीच में होती है, ये 1 to 9 का एक स्केल होता है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा, 1 to 9 का। दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और अगर हम बात करते हैं कि अगर जो आपका रिक्टर स्केल के ऊपर मैग्नीट्यूड जो है आपका इंटेंसिटी जो है आपकी 1 आती है, तो ये डिटेक्टेबल होती है। ये डिटेक्टेबल होती है सीस्मोग्राफ द्वारा। अगर 7 की बात आए, बट ये मेजर अर्थक्वेक होता है, मतलब 7 से ऊपर तो ऊपर मेजर ही हो गए, डिस्ट्रॉय कर ख़त्म करेंगे। एक जो है सीस्मोग्राफ के ऊपर डिटेक्टेबल हो सकता है। सो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्लियर, तो मैग्नीट्यूड वगैरह इस तरीके से आपका इंक्रीज होता चला जाता है। द वॉल्केनिक एक्टिविटीज़ आर फाउंड मोर इन। वॉल्केनिक एक्टिविटीज सबसे ज़्यादा देखने को आपको कहाँ पे मिलती हैं, ये आपको देखने को मिलती हैं हवाई के अंदर। हवाई दैट इज़ इन द यूएस, पैसिफिक ओशन के अंदर। क्लियर, और क्यों, क्योंकि यूएस हवाई वाला पार्ट आपका पैसिफिक ओशन के अंदर देखने को मिलता है, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे आपकी क्या है, रिंग ऑफ फायर देखने को मिलता है, जहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा आग ही लगी रहती है। वॉल्केनिक माउंटेन्स वगैरह सब कुछ यहाँ पे देखने को मिलता है। आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। सो हवाई इज़ द जोन ऑफ द increased seismic activity. This is very very important point. Clear, Hawaii volcanic eruption. व्हाट इज़ द कप शेप्ड माउथ ऑफ द वॉल्केनो। कप शेप स्ट्रक्चर जो होता है वॉल्केनो का, उसे हम क्या कहते हैं, तो दिखाते हैं आपको। कप शेप स्ट्रक्चर ऑफ द जो है ये, सो दिस इज़ द कप शेप स्ट्रक्चर। क्लियर, जिसमें मैं रेड कर रहा हूँ उसके हम क्या कहते हैं, क्रेटर। द बाउल शेप्ड और डिप्रेशन अराउंड द माउथ ऑफ द वॉल्केनो इज कॉल्ड क्रेटर कहा जाता है। और यहाँ पे क्रेटर क्या होता है, जब आपके मिट्योर्स और मिट्योराइट्स वगैरह जो आते हैं वो क्रेटर बना लेते हैं धरती के ऊपर गिर के। जैसे कि आपका लोनार लेक बनी थी हमारे इंडिया में,
लोनार लेक जो आपकी महाराष्ट्र में है, मिट्योरिटिक लेक है, क्रेटर लेक है, ये याद रखना है। क्लियर। और यहाँ पे देखिए जी ऊपर यहाँ पे अगर हम बात करते हैं, यहाँ पे वेंट है आपका, जहाँ से आपका पूरा का पूरा जो है मैग्मा वगैरह इरप्ट होता है, मैग्मा चैम्बर है यहाँ पे आपकी क्रस्ट है, ये फिशर हैं, ये आपकी लाइनिंग वगैरह देखने को आपको मिली, क्रैक्स वगैरह। यहाँ पे आपका लावा फ्लो हो रहा है बाहर से। यहाँ पे बॉम्ब है जो आपका लावा स्टिल मोल्टन है, निकलता है बाहर। एशिज एंड सिंडर जो टाइनी एयरबोर्न पीसेज होते हैं आपके रॉक और लावा के, यहाँ पे देखने को मिलते हैं। सो दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। क्लियर। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या कहता है।
तो अगला क्वेश्चन है, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 का। असर्शन रीजन का क्वेश्चन है, सरकम पैसिफिक बेल्ट अकाउंट फॉर मेजर परसेंटेज शेयर ऑफ द वर्ल्ड टोटल अर्थक्वेक ऑफ वेरिंग मैग्नीट्यूड एंड डीप फोकस। ये पॉइंट सही है या गलत है? ये बिल्कुल पॉइंट सही है, क्योंकि सरकम पैसिफिक बेल्ट वही पार्ट है रिंग ऑफ फायर का। यहाँ पे आपके सबसे ज़्यादा अर्थक्वेक और वॉल्केनोज वगैरह देखने को मिलते हैं, और मैग्नीट्यूड भी वेरी करता है, फोकस भी वेरी करता है, क्योंकि फोकस वही पॉइंट है जहाँ से आपका अर्थक्वेक का ओरिजिन देखने को मिलता है। ये पॉइंट सही है जी, बिल्कुल। मैक्सिमम अर्थक्वेक जो है आपके अलोंग द सर्कम पैसिफिक बेल्ट इज कॉज्ड बाय द डाइवर्जेंट मोशन ऑफ द टेक्टोनिक प्लेट्स एंड कॉन्सिक्वेंट फॉर्मेशन ऑफ द फॉल्ट। पहली बात तो डाइवर्जेंट नहीं होता, वो होता है आपका कन्वर्जेंट। ठीक है, आपकी प्लेट टेक्टोनिक मूवमेंट आती है, कन्वर्ज होते हैं, सिंक करते हैं, सबडक्ट करते हैं, तब जाके ये ओरिजिन देखने को मिलता है। तो ये आपका पॉइंट गलत हो गया। तो पहला ऑप्शन आपका सही है, दूसरा ऑप्शन आपका गलत है। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। सी ऑप्शन इज द करेक्ट वन। सो हियर इज द रिंग ऑफ फायर दैट इज इन द पैसिफिक ओशन। कितनी ट्रेंचेस आपको देखने को मिलती हैं, ये आपस में टकराती हैं और प्रॉपर तरीके से अर्थक्वेक वगैरह लेके आती हैं। व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंस फ्रॉम द स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट ग्रेन ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ क्लास्टिक रॉक्स? इनमें से आपको स्मॉलेस्ट से लार्जेस्ट साइज में लगाना है, ग्रेन में लगाना है, क्या बनेगा? ये क्वेश्चन याद करने पड़ेगा आपको, याद ही करना पड़ेगा आपको तरीके से। शेल बनेगा, सिल्ट स्टोन बनेगा, सैंडस्टोन बनेगा और कॉन्ग्लोमेरेट बनेगा। आंसर इसमें बी। ये आपको क्वेश्चन याद ही करना पड़ेगा। ठीक है, क्लास्टिक रॉक होती कैसी हैं? क्लास्टिक रॉक बनती हैं आपकी वेदरिंग प्रोसेस से, जिसमें आपका हवा पानी का प्रेशर पड़ता है किसी भी रॉक के ऊपर और ये टूट जाती हैं, छोटे छोटे हिस्सों में टूट जाती है, सैंड, पेबल, और एक्सपोजर होता है आपका विंड, आइस और वाटर का, और सेडिमेंट्स वगैरह बनने लग जाते हैं, और इस तरीके से आपका डिवीजन देखने को मिलती है। स्मॉलेस्ट टू द लार्जेस्ट शेल, सिल्टस्टोन, सैंडस्टोन एंड कॉन्ग्लोमेरेट देखने को मिलता है। आंसर इज बी ऑप्शन। इनमें से ऐसे कौन से प्लैनेट हैं जिनकी सैटेलाइट नहीं है? डू नॉट हैव सैटेलाइट। किसकी सैटेलाइट इसमें से नहीं है? तो मार्स की तो सैटेलाइट है आपकी, फोबोस और डिमोस, और वीनस की तो नहीं होती, मरकरी की भी नहीं होती, वीनस की भी नहीं होती। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। बाकी ये सारे की सैटेलाइट्स देखने को मिलती हैं। यहाँ पे जो पुराना डेटा लिखा हुआ है, यहाँ पे जुपिटर की अभी जो है 79 है और सैटर्न की 82 है। सबसे ज़्यादा सैटर्न की हैं। कल को डेटा ये चेंज भी हो सकता है, ये आपको करंट अफेयर के अकॉर्डिंग आपको चेंज कर लेना पड़ेगा, लेकिन एट प्रेजेंट सैटर्न की सबसे ज़्यादा सैटेलाइट देखने को मिलती हैं। पूरी सैटेलाइट में सबसे ज़्यादा सैटेलाइट जो बड़ी है वो है गैनीमीड, और गैनीमीड सबसे सैटेलाइट सबसे बड़ी है, और ये जुपिटर की सैटेलाइट है। सैटर्न की सबसे बड़ी सैटेलाइट का नाम क्या है? टाइटन। ये याद रखना है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बी ऑप्शन। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ द अर्थ व्हेन इट इज़ एट द ग्रेटेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सन? देखिए अर्थ का जो अर्थ और सन की जो है आपकी सबसे ज़्यादा डिस्टेंस कहाँ पे होगा? वो कौन सी पोजीशन के ऊपर होगा? एपहीलियन के ऊपर। जब आपका सिचुएशन देखने को मिलेगी 4 जुलाई के आसपास। क्लियर? 152.1 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस हो जाता है यहाँ पे। और पेरीहिलियन की बात करते हैं तो 147.1 मिलियन किलोमीटर का डिस्टेंस होता है जब अर्थ और सन का जो डिस्टेंस है वो आपका मिनिमम हो जाता है। और पेरीहिलियन की बात करते हैं तो 3 जनवरी के आसपास देखने को मिलेगा। और पेरीहिलियन, ठीक है, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, याद रखिए, आपको याद रखना है। ठीक है, और अदरवाइज 150 मिलियन किलोमीटर आपका डिस्टेंस होता है पूरी की अर्थ का, जिसे हम 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट भी हम कह देते हैं, एवरेज डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। आंसर इज सी, ए ऑप्शन बनेगा। जब डिस्टेंस मैक्सिमम होगा तो एपहीलियन उसको कहते हैं। क्लियर? ये देखिए जी, 4 जुलाई और 5 जुलाई के पास में आपका एपहीलियन, और 3 जनवरी और 4 जनवरी के बीच में होता है आपका पेरीहिलियन। याद रखना है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ टाइम GMT मीन्स, ये तो सिंपल क्वेश्चन है, इसका मतलब होता है ग्रीनविच मीन टाइम। जो आपकी 0 डिग्री लॉन्गिट्यूड है वो पास करता है लंदन से, और इसको हम प्राइम मेरिडियन कहते हैं, और उसी से ही हम GMT का पता करते हैं। तो और इस तरीके से टाइम आपका दर्शा दिया जाता है। आंसर इसमें बी ऑप्शन बनेगा। विच प्लैनेट इज कंसिडर्ड एज ए ड्वार्फ प्लैनेट? सबसे बोना ग्रह, छोटा ग्रह इनमें से कौन सा है? अर्थ, जुपिटर, प्लूटो, सैटर्न। प्लूटो इज अ ड्वार्फ प्लैनेट। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। प्लूटो के अलावा कौन कौन से हैं? सीरस जो है आपका एस्ट्रॉयड बेल्ट में देखने को मिलता है, एस्ट्रॉयड बेल्ट में। क्लियर? और एस्ट्रॉयड बेल्ट में आपका मार्स और जुपिटर के बीच में आती है, वहाँ पे देखने को मिलता है आपका, दैट इज द सीरस। क्लियर? फिर उसके बाद लास्ट में आपका प्लूटो, देन एरिस, देन जो है होमिया, मेघमेघ, ये वगैरह देखने को मिलते हैं। सो दीज आर द ड्वार्फ प्लैनेट। ये याद रखने हैं, ड्वार्फ प्लैनेट के नाम सारे के सारे पूछे जा सकते हैं, मैच ऑफ द फॉलोइंग वगैरह करके पूछे जा सकते हैं। आंसर इसमें सी ऑप्शन बनेगा। अगला देखिए जी, अगला क्वेश्चन है आपको लिस्ट 1 लिस्ट 2 के ऊपर है। ये हमने क्वेश्चन वैसे डिस्कस किया था।
ये क्या है, ये कुछ आपके नेम्स हैं कि कौन से पर्सन ने किस चीज़ का नाम दिया। अगर मैं बात करता हूँ जो बात करें हम डेविस की, ठीक है, डेविस की अगर हम बात करते हैं तो पहले तो हम बात करते हैं इसकी बात कर लेते हैं एल्सी किंग की। तो इन्होंने एक थ्योरी दी थी आपकी जियोमॉर्फोलॉजी की थ्योरी दी थी, जिसे इन्होंने पैडी प्लांटेशन का सिस्टम इन्होंने बताया था। तो ये बनेगा आपका 1 ऑप्शन, क्लियर। और उसके बाद पैडी प्लेन का इन्होंने बताया था। पैनी प्लेन का कॉन्सेप्ट किसने बताया था? डेविस ने बताया था, इसने। तो ये बनेगा दूसरा ऑप्शन, क्लियर। और उसके बाद जो है आपका हैक ने जो आपका हैक है और हटन है, हटन की बात करते हैं तो हटन ने आपका जो प्रोसेस बताया था हमें, तो वो बताया था डेट इज़ द यूनिफॉर्मिटेरिज्म के बारे में बताया था, ये बनेगा 4th। और उसके बाद डायनेमिक इक्विलिब्रियम के बारे में बताया था हैक ने। 2 3 4 1 बनेगा करेक्ट आंसर। आंसर इसमें डी ऑप्शन बनेगा। 2 3 4 1 इज द करेक्ट आंसर। डी ऑप्शन इज द राइट वन। Which one of the following process of the weathering belong to the both mechanical and chemical weathering? मैकेनिकल और केमिकल वेदरिंग के प्रोसेस में कौन सी चीज़ यूज़ होती हैं? मैकेनिकल जिसमें आपका हवा पानी का प्रेशर वगैरह डलेगा, हवा पानी एयर वगैरह सब कुछ। केमिकल मतलब केमिकल एक्टिविटी से। तो इसमें क्या प्रोसेस देखने को मिलेगा? क्रिस्टलाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखने को मिलेगा, क्रिस्टलीकरण का। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट, क्लियर। इसमें क्या होता है कि मैकेनिकल वेदरिंग में अगेन ब्रेकडाउन होगी रॉक्स की और डायरेक्ट कांटेक्ट होगा आपका हीट टेम्परेचर प्रेशर का। केमिकल में केमिकल एक्टिविटी से, जिसमें आपका रॉक्स जो है डिसॉल्व हो सकती हैं, कार्बोनेशन हो सकता है, हाइड्रेशन हो सकता है, ऑक्सीडेशन वगैरह हो सकता है, रिडक्शन वगैरह देखने को मिल सकता है। समझ आया? तो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा, करेक्ट आंसर बनेगा। दैट इज क्रिस्टलाइजेशन इज द करेक्ट वन। यहाँ पे देखो मैकेनिकल वेदरिंग दैट इज सॉल्ट क्रिस्टलाइजेशन, क्लियर। सेलाइन वाटर जो होता है एंटर कर जाता है पोर स्पेसिस के बीच में और इवेपोरेशन हो जाता है और ग्रैनुलर डिसइंटीग्रेशन वगैरह देखने को आपको यहाँ पे मिलती है। सोडियम सल्फेट और सोडियम कार्बोनेट जो है यहाँ पे एक्सपैंड होते हैं और इस तरीके का प्रोसेस देखने को मिलेगा मैकेनिकल वेदरिंग में। अगला क्वेश्चन देखिए जी, क्या कहते हैं। ये प्रोसेस हैं, आपको बताना है कि कौन सा प्रोसेस किसके साथ जुड़ता है। नेचुरल लेवाई की अगर हम बात करें तो ये पानी के एक्शन से होता है, फ्लूवियल एक्शन से होता है। और लेवाई क्या होते हैं? ये इम्बैकमेंट होते हैं, इम्बैंकमेंट होते हैं और आपके फ्लड बैंक्स होते हैं, फ्लड बैंक्स, क्लियर। ये याद रखना है। नेचुरल रिजेस होती हैं जो प्रॉपर तरीके से ये रेगुलेट करते हैं वाटर लेवल को। तो आंसर इसमें 3 ऑप्शन बनेगा। एस्कर की बात करते हैं, ये रिजेस होती हैं ग्लेशियो फ्लूवियल सेडिमेंट की, ग्लेशियो फ्लूवियल सेडिमेंट की होती हैं। तो ये बनेगा 4th ऑप्शन। और उसके बाद लिखा हुआ है पोल्जे, जिसे हम क्या कहते हैं? कास्ट पोल्जे और कास्ट फील्ड भी कहा जाता है। ये आपका फ्लैट प्लेन होता है, फ्लैट प्लेन होता है। तो ये बनेगा आपका कास्ट रीजन के अंदर देखने को मिलेगा, बी ऑप्शन, क्लियर। बारछान की बात कर रहे हैं तो एओलियन के कारण बारछान जो होते हैं आपके क्रेसेंट शेप ड्यून होते हैं, क्रेसेंट शेप ड्यून। तो ये बनेगा 1 ऑप्शन। 3 4 2 1 आंसर इसमें डी इज़ द करेक्ट आंसर। 3 4 2 1 इज़ द करेक्ट आंसर। सो आंसर इसमें 1 ऑप्शन बनेगा। सो गाइज ये है आज के लेक्चर के अंदर क्वेश्चन। बाकी जो भी अपडेट्स होंगे वो आपको मिलेंगे आपके टेलीग्राम चैनल के ऊपर और आप मुझे इंस्टाग्राम के ऊपर भी फॉलो कर सकते हैं। सो थैंक यू सो मच। गोल्डा गाइस, टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।